हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर। यस अच्छा, सर। आज बच्चे काफ़ी कम हैं। इससे पहले कोई क्लास हो रही थी आप लोगों की? जी सर। कौन सी थी चाउट? बीएमई की। तो बच्चे थे उसमें, मतलब पूरे थे? नहीं सर, उसमें भी 8-9 ही थे। अरे नहीं यार, फिर तो खतरनाक है। बी एम ई अच्छा, ठीक है। सर लेकिन ईएमएस ज़्यादा लेते हैं लोग, सबसे ज़्यादा ईएमएस ही लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर वेट कर लेते हैं, आ जाएंगे। तो वैसे बी एम ई का कितना हो गया कोर्स, कितना रह गया है? खत्म हो गया सर आज। चलो सही है, ठीक है। हमारा भी बस एंडिंग पर है, जनरेटर्स आखिरी टॉपिक है। तो अच्छा, ये आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया? आज आखिरी तारीख थी, मतलब आखिरी तारीख है आज। जी सर। तो भाई जो बच्चे रह गए हैं वो आज करवा दें, वरना फिर। और आज की टाइमिंग देख लीजिएगा स्लेट पे, शायद पता नहीं 4 की है 2 की है। तो सबमिट कर दें ताकि मार्क्स ना कटें, लेट में काउंट ना हो। ठीक है। तो बच्चे तो अब कम हैं अटेंडेंस के हिसाब से। तो पहले टॉपिक स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। टॉपिक के हिसाब से भी कम है। 1 मिनट चलें और देख लेते हैं, 1 मिनट में जितने आ गए फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल क्लास नहीं होगी ना हमारी, या कल क्लास होगी? वे क्यों नहीं होगी? ये तो तुम बताओ ना, क्यों नहीं होगी? हमें तो अभी तक कुछ इस तरह का आया नहीं। हाँ, ये छुट्टी बात का कह रहे मैंने हैं ना। मैंने भी पिछले क्लास में, सेक्शन बी क्लास हो गई है मेरी। उसमें तो मैंने उनको अल्लाह हाफिज कर दिया, ईद के बाद मिलेंगे। मुझे अब ख्याल आ रहा है कि ईमेल तो आई नहीं अब तक। लेकिन गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट तो 22 से हो गई थी ना। हाँ सर, उनकी तो हो गई है, गवर्नमेंट ने तो कर यार दिया। एक तो हमारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल एंड में ही ईमेल करती है, पहले ही कर दें तो क्या चला जाएगा। सही अब बात है सर। मेरे जहन में डिफ़ॉल्ट सेटिंग वही थी कि 22 से 27 जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है ना। इसलिए मैंने तो हम्म, उनको अल्लाह हाफिज़ कर दिया, उन्होंने मुझे ईद मुबारक कर दी और हमने बंद कर दी क्लास। अब अगर वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर फास्ट कल की छुट्टी ना दे तो वो बच्चे तो भाग जाएंगे कि सर कह रहे थे कि नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के ज़ाहिर अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे। तो लेकिन अभी तक ईमेल आई नहीं है। हम्म, चलें, खैर चलें, स्टार्ट करते हैं। अब बच्चे बाकी ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, राहिला यहाँ ले रही है क्लास, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने स्लाइड को शेयर किया है। ये वाला न्यूमेरिकल हमने लास्ट क्लास में किया था, ये हो गया था ना कंप्लीट? जी सर। ओके। ये हमारा सेपरेटली एक्साइटेड का न्यूमेरिकल था। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग दीजिए शंट डीसी जनरेटर। शंट डीसी जनरेटर, हेडिंग दीजिए। अच्छा जी, अब जरा इसमें आप गौर से देखें कि ये पूरी चीज क्या है। ये आर्मेचर सर्किट है कि नहीं है? और गौर करें कि ये क्या चीज है। क्या ये फील्ड सर्किट है? तो अगर आप देखें कि आर्मेचर सर्किट के टर्मिनल्स और टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड, ये तीनों हमने कैसे लगा दिए? पैरेलल में लगा दिए। तो जब फील्ड सर्किट टर्मिनल वोल्टेज के पैरेलल में आ जाए तो इसी को हम कहते हैं शंट फील्ड या शंट यानी कनेक्शन। तो इसको हमने नाम दिया शंट डीसी जनरेटर का। ठीक है जी, ये बात क्लियर। इसके बाद ज़रा इसकी इक्वेशंस देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये फील्ड करंट किस पे डिपेंड कर रहा है। ये वी टी ओवर आर एफ, जैसे पुराना हम देखते थे वी टी ओवर आर एफ। और आई एफ को कौन प्रोवाइड कर रहा है, यानी इस नोड पर अगर हम केसीएल लगाएं
तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी कि आर्मेचर करंट जो आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है फील्ड और लाइन या लोड करंट जो भी कहें आप उसके अंदर, क्योंकि ये बाहर जा रहा है, लोड की तरफ जा रहा है, लोड करंट। तो आर्मेचर करंट, और आर्मेचर करंट को जाहिर है कौन प्रोवाइड करेगा? ईए। तो मेन इसमें अगर आप देखें कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ईए, क्योंकि वीटी को भी पैदा करने का कौन जिम्मेदार है? ईए। तो मेन चीज जो हमारे पास जनरेट करेगा वो कौन होगा? ईए होगा। ये आपकी केवीएल की क्वेश्चन है, वीटी इक्वल्स टू ईए माइनस आई आर। वीटी किसके बराबर है? दिस माइनस यहाँ का ड्रॉप। ठीक है जी। तो ये एक तो छोटा सा इसका हो गया इंट्रोडक्शन। अब मेरे एक सवाल है, बल्कि दो सवाल हैं। पहला सवाल, इसमें आपको सप्लाईज कितनी दिख रही हैं कि हमने कितनी सप्लाई अप्लाई की है? और दूसरा सवाल, इसमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है आपको एज कम्पेयर टू सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर? कोई प्रॉब्लम दिख रही है? तो दो सवाल हैं। पहला बताइए कि इसमें कितनी सप्लाईज हैं? यही सप्लाई। जी, कौन? अरीब बोल रहे हो? यस सर। हाँ अरीब, क्या कह रहे हो? ये की एक ही सप्लाई है। अच्छा, वो कौन सी एक ही सप्लाई कौन सी है? ये ईए। जो आपके पास ईएमएफ आ रहा है। तो लेकिन मसला ये है क्या नाम है अरीब, कि ईए कोई सप्लाई तो नहीं है ना? मतलब कोई मैंने अब मैंने कहा था कितनी सप्लाई अप्लाई की है, तो यानी कि ईए क्या कोई बैटरी है? कोई बैटरी लगाई हुई है? कोई सेल लगाया हुआ है? क्या है ये? बैटरी तो नहीं है ना? क्या कहते हो तुम, बैटरी लगी हुई है क्या ये? तो ख्याल तो यही है, अरे क्योंकि पागल उसके बगैर तो ये तो इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज होता है, बैटरी कहाँ से आ गई? ये इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज नहीं पढ़ा आपने? ये क्या है? इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज। इसका फॉर्मूला भी पढ़ा है आपने, क्या होता है? के इंटू फाई इंटू ओमेगा, नहीं पढ़ा? यस सर। के फाई ओमेगा। तो ये तो जनरेटर का इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज है ना, सप्लाई थोड़ी है। तो हमने कितनी सप्लाई अप्लाई की है? तो इसमें एक भी नहीं है, क्योंकि ये जो है वो तो इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज है जनरेटर का, और वीटी कोई सप्लाई नहीं है। वीटी तो पैदा हो रहा है, यानी ये तो खुद सप्लाई किसी को दे रहा है, ले नहीं रहा किसी से। यहाँ पर कोई सप्लाई आपने अप्लाई नहीं की। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला आंसर कि इसमें कोई सप्लाई नहीं है। जबकि सेपरेटली एक्साइटेड में हमें एक अलग सप्लाई देनी पड़ती थी, जिसको फील्ड सर्किट, जिससे चार्ज होता था, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। दूसरा सवाल मेरा था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको? चलिए मैं बता देता हूँ, इसमें प्रॉब्लम आपको ये नजर आ रही है या नजर आनी चाहिए कि देखिए ये चीज जो जनरेटर है ये स्टार्ट कैसे होगा? आप कहेंगे सर क्या मतलब? मैं कहूँगा देखिए, जनरेटर का क्या काम होता है कि आप उसको घुमाना शुरू करें तो वो आउटपुट में वोल्टेज देगा। आप कहेंगे ठीक है, तो मैं कहता हूँ चले मैं इसको घुमाता हूँ। तो मैं इसको घुमाना शुरू किया, तो घुमाने से क्या होगा? ओमेगा आ जाएगा। भाई बोलो तो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा आ जाएगा, और के क्या है? कांस्टेंट। फाई क्या है? फाई होता है फ्लक्स। किसका? ये फील्ड का। और वो किस पे डिपेंड करता है? एमएमएफ पर। एमएमएफ देता है ना फ्लक्स, और एमएमएफ का फॉर्मूला क्या होता यस है? सर। फॉर्मूला क्या होता है? एन एन आई। आई। तो मेरे भाई आई कौन सा यहां से गुजर रहा है? आई एफ। आई एफ। और आई एफ किसके बराबर है? वीटी ओवर आर एफ। स्टार्टिंग में वीटी तो जीरो है। स्टार्टिंग में वीटी जीरो है ना? क्यों जीरो है? क्योंकि वीटी का फॉर्मूला ये रहा। तो आई ए आर ए तो ड्रॉप है, वो तो जब आएगा जब ई होगा, और ई कब होगा? जब के फाई ओमेगा होगा। तो स्टार्टिंग में तो ओमेगा ही नहीं था, ओमेगा जीरो था। जब ओमेगा जीरो था तो ई जीरो था। जब ई जीरो है तो आई ए, तो आर ए तो, यानी आर ए तो मौजूद है, मगर आई ए तो ई से ही आएगा ना, तो ये भी नहीं है। तो मतलब वीटी जीरो है। वीटी जीरो है तो आई एफ जीरो है। तो आई एफ जब जीरो है तो एम एफ जीरो है। एम एफ जीरो है तो फ्लक्स जाहिर नहीं होगा। फ्लक्स नहीं होगा तो ये जीरो है। लेकिन जब आप ओमेगा देना शुरू कर देंगे तो ओमेगा तो नॉन जीरो हो जाएगा। ओमेगा नॉन जीरो होने से क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आगे फाई जीरो है। तो ये जितना भी मर्जी नॉन जीरो कर दो, जीरो से मल्टीप्लाई होगा, ई ए जीरो। और जब तक ई ए जीरो रहेगा टर्मिनल पोटेंशियल आएगा ही नहीं। और जब तक वीटी नहीं आएगा, आई एफ नहीं आएगा, और फ्लक्स पैदा नहीं होगा, तो मतलब ये तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? भाई ये स्टार्ट कैसे होगा? क्योंकि ई ए का फॉर्मूला तो के फाई ओमेगा होता है ना, तो फाई कहाँ से आएगा? सवाल ये है। ओमेगा तो आप दे देंगे घुमाने से, फाई किधर से आएगा? क्योंकि फाई डिपेंड कर रहा है यहाँ के करंट पे, करंट डिपेंड कर रहा है यहीं के वोल्टेज पे। तो ये तो एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया ना। भाई बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो? हेलो? कोशिश कर रहे हैं सर। जी सर।
ये एक तरह से ऐसे सवाल हो गया ना कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। अब पहले कौन सा है, ये वो वाला मसला है। तो भाई ये तो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, आइए जरा इसको देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए प्रॉब्लम, वोल्टेज बिल्डअप इन अ शंट जनरेटर, कि वोल्टेज शंट जनरेटर में कैसे बिल्डअप होगा। तो इसका मतलब ये कि वोल्टेज होगा नहीं, बिल्डअप किया जाएगा। देखें, द वोल्टेज बिल्डअप इन अ डीसी जनरेटर डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अ रेजिडुअल फ्लक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जरा वो सोचें बात आपके जो हम पढ़ते थे हिस्टेरेसिस कर्व। तो हम क्या कहते थे हिस्टेरेसिस कर्व में, कि जब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटाइज करते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद सैचुरेट होता है, और जब आप करंट उसमें से जीरो करते हैं तो ये सैचुरेशन कर्व सेम पाथ फॉलो नहीं करता, यहां आ जाता है। और इस जगह को हम कहते थे रेजिडुअल फ्लक्स। याद है आप लोगों को, ये हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में हिस्टेरेसिस, जब हम लूप पढ़ रहे थे। तो हम क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ रेजिडुअल रह जाता है। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर भी हमारे पास जनरेटर में करंट जीरो है, तब भी फील्ड के जो पोल्स हैं उनमें थोड़ा सा रेजिडुअल फ्लक्स मौजूद होगा। पोल्स ऑफ जनरेटर बहुत थोड़ा सा होगा, मगर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं घुमाना शुरू करूंगा, मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास क्या था, E बराबर है K इंटू फाई इंटू ओमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं घुमाना शुरू करूंगा, फाई ओमेगा दूंगा, तो ये फाई यहाँ पर छोटा सा रेजिडुअल मौजूद होगा, जीरो नहीं होगा, छोटा सा। तो और वो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, के से मल्टीप्लाई हो गए, कोई ना कोई वोल्टेज जनरेट कर देंगे, बेशक वो 1 वोल्ट हो या 2 वोल्ट हो, मगर हो जाएगा। तो इसके होने से आप क्या कहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वोल्टेज भी आया तो ये टर्मिनल पोटेंशियल पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल पर जैसे ही कुछ वोल्टेज आएगा, देखे ना ये फॉर्मूला E k फाई रेजिडुअल ओमेगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल पे जैसे ही कोई आएगा, यहाँ देखें जरा इसकी डायग्राम दोबारा देख लें, थोड़ा सा अगर ये भी आ गया तो VT आ जाएगा। VT जैसे आएगा तो यहाँ पर करंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि करंट होता है VT ओवर आ रहा है। जब करंट आएगा तो MMF आएगी, और MMF फ्लक्स लाएगी, वो फ्लक्स उस रेजिडुअल में ऐड हो जाएगी, तो रेजिडुअल बढ़ जाएगी। जैसे रेजिडुअल बढ़ेगी EA बढ़ेगा, EA बढ़ेगा तो देन अगेन VT बढ़ेगा, इससे IF बढ़ेगा, IF से फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स उल्टा बोल गया, IF से MMF बढ़ेगा, वो फ्लक्स को बढ़ाएगा, और अगेन फ्लक्स EA बढ़ा देगा। इसका मतलब ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये वोल्टेज बिल्डअप होना स्टार्ट हो रहा है कि EA बढ़ा, अगर EA उसको देखें, EA बढ़ा, फिर थोड़ी देर बाद VT बढ़ गया, VT बढ़ने से करंट बढ़ा, फिर EA और बढ़ा, फिर VT बढ़ गया, फिर EA बढ़, इस तरह से करते 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 थोड़ी देर के बाद ये अपना वोल्टेज बिल्डअप करेगा। देखें EA VT वर्सेस IF लिखा हुआ है। तो ये एक दफा करंट बढ़ा, जिससे फिर EA बढ़ा, फिर करंट बढ़ा, EA बढ़ा, बड़ा बड़ा, ये डेवलप होते होते आपका नो लोड की कंडीशन पर पहुंच जाएगा। तो ये वोल्टेज बिल्डअप होता है पूरा शंट में, और ये किस पर चीज डिपेंड करी है, रेजिडुअल फ्लक्स पर। यही बात पूरी यहाँ पर लिखी हुई है। थोड़ा सा कोई रेजिडुअल फ्लक्स होगा तो ये चीज जनरेट होगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप शंट जनरेटर लगाते हैं और घुमाना शुरू करते हैं, तो आप यही सोच रहे होते हैं कि रेजिडुअल फ्लक्स है, ये घुमाऊंगा थोड़ी सी देर के बाद ये वोल्टेज बिल्डअप हो जाएगा, मगर घुमाने के बावजूद वोल्टेज बिल्डअप नहीं होता। ये देखें क्या लिखा है, What if a shunt generator is started and no voltage buildup? What could be wrong? There are several possible causes for the voltage fail to build up during starting. Among them are, तो अगर ऐसा हो कि जनरेटर स्टार्ट ही ना हो, या स्टार्ट करने पर, आप स्टार्ट तो खैर से ओमेगा से करेंगे ना, तो स्टार्ट कर दिया मगर वोल्टेज नहीं आ रहा, बिल्डअप ही नहीं हो रहा, तो इस फेलियर के कुछ रीजंस होते हैं। दो हमने यहाँ पर डिस्कस करने आगे। तो आपके ख्याल में क्या हो सकता है रीजन, कि अगर आप ओमेगा दें मगर फिर भी वोल्टेज ना आए तो क्या हो सकता है, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 जी सर। यार शऊद चले गए हो कहीं छोड़ के? नहीं सर, वो नेट मेरा थोड़ा सा। अच्छा, तो अब सुना है आपने सब? जी सर सुना है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई भी बता दे जी। अमल, हेलो अमल, यस सर। जी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेक्चर सुन रहे हो?
जी सर सुन रही हूँ। हाँ, तो क्या हो सकता है प्रॉब्लम कि अगर ओमेगा दिया जाए मगर फिर भी वोल्टेज ना आए, बिल्डअप ना हो, क्या हो सकता है? नहीं आ रहा किसी के भी ध्यान में? अरीब, जी जुनेद सर कुछ कोई हाँ जी बोले। रेजिडुअल फ्लक्स ना हो पहले से। बिल्कुल सही। देखो ये छोटा सा रीजन है यार, इसमें तो घबराने की क्या बात है। देखें, आपके पास जो फॉर्मूला था ये ई ए के फाई ओमेगा, अगर आप ओमेगा दे रहे हो फिर भी ई ए ना आ रहा हो तो इसका एक ही रीजन हो सकता है, के तो जीरो हो नहीं सकता ना, सिर्फ ये कि फ्लक्स जीरो है। अब फ्लक्स जीरो कैसे कैसे हो सकता है? तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, जरा गौर से सुने। दो रीजन। पहला रीजन शाहूद ने आंसर कर दिया, या रेजुअल फ्लक्स ही नहीं था। आप कहेंगे सर कैसे? भाई देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपने बिल्कुल नया जनरेटर बनाया है तब तो होगा ही नहीं। या ये मिसाल इतनी अच्छी नहीं है, दूसरी मिसाल ज्यादा अच्छी है कि फॉर एग्जांपल आपको जनरेटर बंद किए हुए बहुत अरसा हो गया कि उसकी पोल से रेजुअल फ्लक्स मुकम्मल ही खत्म हो गया। वैसे तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि थोड़े अरसे में नहीं होता, काफी टाइम लगता है, मगर बहुत टाइम चलने लग गया कि आहिस्ता 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 वो रेजुअल फ्लक्स अपनी जगह छोड़ता चला गया और एक वक्त आया कि रेजुअल फ्लक्स मुकम्मल तौर पर जीरो हो गया। भाई अगर फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा तो फिर जाहिर है ये पैदा नहीं हो सकती। सही कह रहा हूँ? ये बात जीरो हो जाए रेजुअल। ठीक है, हेलो। Yes, sir. जी सर। अच्छा, दूसरा रीजन एक और भी हो सकता है, ये जरा गौर से सुने। फॉर एग्जाम्पल रेजुअल फ्लक्स मौजूद है फिर भी जीरो हो रहा है, तो फिर कैसे हो रहा है कि ओमेगा आपने दिया, रेजुअल फ्लक्स मौजूद था, फिर भी ईए नहीं आया? वो ऐसे हो सकता है कि सपोज दैट आपने उसको घुमाया मगर घुमा आप उल्टी डायरेक्शन में रहे, या सीधी डायरेक्शन में तो घुमा रहे हैं मगर फील्ड सर्किट को उल्टा लगाया हुआ है। उससे होगा क्या? दोनों सूरतों में नतीजा एक ही निकलेगा कि इसके घुमाने से होगा ये कि ये घुमा, रेजिडुअल फ्लक्स से मल्टीप्लाई हुआ, कुछ ईए आ गया, यहां तक तो ठीक है बात। ईए आया तो वीटी आया, वीटी आया तो फील्ड करंट आया, तो फील्ड करंट आया, एमएमएफ आया, एमएमएफ आया, फ्लक्स आया। फ्लक्स आने के बाद वो रेजिडुअल में ऐड हो रहा था ना, तो अगर आपने उल्टा घुमा दिया या फील्ड सर्किट को उल्टा लगा दिया तो वो ऐड के बजाय इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो जो आपने ओमेगा दिया उससे ई आया, वीटी आया, वीटी से आईएफ आया, आईएफ से एमएमएफ आई और एमएमएफ से फ्लक्स आया। वो फ्लक्स ने रेजिडुअल फ्लक्स को ऐड करने की वजह से सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया उल्टे लगे होने की वजह से। तो हुआ होगा क्या ये कि थोड़ी देर के बाद रेजिडुअल फ्लक्स बढ़ने के बजाय कम होने लगेगा और फिर वो जीरो हो जाएगा। और जैसे ही ये जीरो होगा हमारा ई जीरो होगा और अगेन वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि रेजिडुअल फ्लक्स ही जीरो हो गया, हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन मौजूद फिर नहीं रहेगा। तो ये दो रीजन हो सकते हैं हमारे पास। ये देखिए, ये रीजन हमने यहाँ दिखाए हैं। पहला है देयर मे बी नो रेजिडुअल फ्लक्स, और दूसरा क्या है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द जनरेटर मे हैव बीन रिवर्स्ड। दोनों केसेस में हमारे पास यही काम हो रहा है। पहले में तो डायरेक्टली रेजिडुअल फ्लक्स ही जीरो है, दूसरे में हमने चलाने के बाद रेजिडुअल फ्लक्स मौजूद था मगर उसको जीरो कर दिया। तो बहरहाल अब क्या हल किया जाए? पहले का हल तो बहुत आसान है। आसान ये मतलब ऐसा है कि सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा आपको कि जब ये चीज होगी, रेजिडुअल फ्लक्स ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इफ दिस प्रॉब्लम अकर्स, डिस्कनेक्ट द फील्ड फ्रॉम आर्मेचर। फील्ड को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी फिजिकली हटाना पड़ेगा, एंड कनेक्ट इट डायरेक्टली टू एन एक्सटर्नल डीसी सोर्स सच एज बैटरी, और उसको अलग से किसी बैटरी से लगाकर उसको चार्ज करना पड़ेगा। द करंट फ्लोज फ्रॉम दिस एक्सटर्नल डीसी सोर्स विल लीव अ रेजिडुअल फ्लक्स। भाई जाहिर है, आपने फॉर एग्जांपल आपने उसको निकाला और किसी दूसरी बैटरी से लगा दिया तो उसने उसको, उसमें से करंट फ्लो हुआ, वो चार्ज हो गई और मैग्नेटाइज हो गई। थोड़ी देर के बाद आपने करंट बंद कर दिया और उसको हटा लिया तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, वो वापस चला गया मगर रेजिडुअल बच जाएगा। तो ये क्या कह रहा है? विल लीव अ रेजिडुअल। तो वो रेजिडुअल विच विल देन अलाउ नॉर्मल स्टार्टिंग, तो वही रेजिडुअल इस्तेमाल हो जाएगा। जब आप वापस लगाएंगे तो उसको स्टार्ट करने में रेजिडुअल फ्लक्स इस्तेमाल हो जाएगा। दिस प्रोसीजर इज नोन एज फ्लैशिंग द फील्ड। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है, इसी नाम से इसको कहा जाएगा फ्लैशिंग द फील्ड। तो अब फाइनल एग्जाम में वाइवा हो या जो भी चीज हो तो ये चीज इंक्लूड हो जाएगी, फ्लैशिंग द फील्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लें। और जब दूसरा प्रॉब्लम अगर होगा तो उसका हल क्या हो सकता है? वो कह रहा है भाई ये जब अगर हो गया, ये देखें, इफ दिस प्रॉब्लम अकर्स इट कैन बी फिक्स्ड, यानी रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं? बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। पहली चीज सिंपल, जो मसला हुआ था वो कर दें कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को सीधा कर लें। नहीं तो दूसरा काम क्या करें? बाय रिवर्सिंग द फील्ड कनेक्शन। फील्ड कनेक्शन
आप सीधे के लगा दें। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, ना तो मैं डायरेक्शन, यानी अगर आपसे पहली गलती हुई थी तो मैं वो गलती भी नहीं सही कर रहा और दूसरी हुई तो वो भी नहीं सही कर रहा, तो तीसरा काम फिर ये कर सकते हैं बाय फ्लैशिंग द फील्ड, यानी यही काम करें, उसको चार्ज कर लें, मगर कैसे? विद ऑपोजिट मैग्नेटिक पोलैरिटी। यानी जब आपको उसको उल्टा ही चलाना है तो आप उसको उल्टा ही चार्ज कर लें, तो होगा क्या कि जो फ्लक्स पैदा होगा जो कि सब्ट्रैक्ट कर रहा था रेजिडुअल से, तो रेजिडुअल का साइन भी वही बना दें जो कि पैदा होने फ्लक्स का है, तो फिर दोबारा ऐड कर देंगे दोनों, वो दोनों फिर ऐड कर लेंगे, तो वो मसला हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर? इसमें कोई सवाल? इसमें कोई क्वेश्चन? आगे चलते हैं, हेडिंग दीजिए टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक। टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक ये वही चीज है जैसे आपने यहां पढ़ी थी सेपरेटली एक्साइटेड में। ये देखें, ये मैंने आपको बताया था टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, आउटपुट। तो जनरेटर का आउटपुट क्या होगा, VT IL। तो हमने बड़े देखी थी यहाँ पर, बड़ी आसानी से हमें दिख गई कि भाई नो लोड पर क्या होगा, VT के बराबर, ये लाइन दिखाई है आइडियल। लेकिन रियल में क्या होगा, IRA ड्रॉप आता रहेगा और वो डाउन होती रहेगी। तो इसी को कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। आइडियल क्या है, डाउन ना हो, तो वोल्टेज रेगुलेशन कितनी है, 0%, ये आइडियल है। मगर रियल में डाउन होती है, जो कि हम चाहते हैं कि ना हो यहाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोड पर, फुल लोड पर भी वही वोल्टेज आए जो नो लोड पर हो, मगर ऐसा नहीं होता तो डाउन हो जाती है। तो ये थी सेपरेटली एक्साइटेड की। अच्छा, और अगर आर्मेचर रिएक्शन आ जाए तो मजीद डाउन होगी और खराब हो जाएगी, ये हमने पढ़ ली थी। लेकिन यहां पर अगर आप देखें, यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि यहां तक तो आपको वही कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है जैसे सेपरेटली में थी कि ये नो लोड है, VT टू ये, और IRA का ड्रॉप आ रहा है। मगर यहां पर एक इजाफी चीज आ रही है, फील्ड वीकनिंग इफेक्ट। ये आर्मेचर रिएक्शन नहीं है, विदाउट आर्मेचर रिएक्शन आ रही है। तो इसका मतलब ये मजीद नीचे जा रहा है फील्ड वीकनिंग इफेक्ट की वजह से। इसका मतलब ये कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेपरेटली एक्साइटेड से अच्छी नहीं है, बल्कि बुरी है। वो सेपरेटली एक्साइटेड में सिर्फ एक चीज थी जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डाउन कर रहा था। यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं। दो क्यों आ रही हैं, ये भी कॉमन सेंस की बात है कि जाहिर है, डायग्राम देखिए ये, कि इसकी फील्ड डिपेंड कर रही है इसके वोल्टेज पर, जबकि उसकी फील्ड सेपरेट थी। चले यहीं से समझते हैं। देखें, सबसे पहले नो लोड, नो लोड पे कोई करंट ही नहीं होगा। जब कोई करंट नहीं होगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो VT ये दोनों क्या होंगे, बराबर। ये क्वेश्चन है, जब ये करंट जीरो होगा तो VT ये बराबर, तब तो सही है। मगर जैसे आप लोड लगाएंगे, करंट आ जाएगा, करंट आएगा तो IRA का ड्रॉप आएगा, VT डाउन हो जाएगा। तो पहला ड्रॉप तो वही है जैसे सेपरेटली एक्साइटेड में था कि इस ड्रॉप की वजह से VT EA से कुछ डाउन होगा। लेकिन दूसरा मसला ये आ रहा है कि भाई यहाँ पर जो फील्ड करंट था वो तो खुद VT पे डिपेंड कर रहा है। अगर VT डाउन हुआ तो इट मींस फील्ड करंट डाउन हो जाएगा। तो फील्ड करंट डाउन होने का मतलब है MMF डाउन, और MMF डाउन होने का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स डाउन, और फ्लक्स डाउन होने का मतलब EA का फॉर्मूले में आता है K5 ओमेगा। तो फ्लक्स डाउन का मतलब EA डाउन हो जाएगा। तो EA डाउन होगा तो वो तो VT को मजीद डाउन कर देगा। तो इसका मतलब ये कि VT के डाउन होने में यहाँ पर दो चीजें आ गई। ये देखें, एक तो IARA का ड्रॉप आ गया, दूसरा फील्ड वीकनिंग इफेक्ट भी आ गया। क्योंकि जब VT डाउन, IARA ड्रॉप VT को डाउन कर रहा है और VT घुमाकर फ्लक्स को डाउन कर रहा है, यानी फील्ड को वीकन कर रहा है, ये मजीद डाउन हो जाएगा। तो ये इस तरह का कुछ रिजल्ट आता है, और अगर ये चीज आगे चलती जाएगी तो ये मजीद नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स की, या यूं कह लें कि इसकी जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो अच्छी नहीं होंगी। वोल्टेज रेगुलेशन इसकी सेपरेटली एक्साइटेड से बुरी होंगी। ठीक है, तो यही बात उसने इस पूरे उसमें बताई हुई है। इसको आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, इसमें यही बताया हुआ है। और आखिर में देखें रिजल्ट क्या कह रहा है। यानी कि ये सब होने के बाद वो कह रहा है द रिजल्टिंग टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक इज शोन इन दिस फिगर। नोटिस दैट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ इज स्टीपर देन जस्ट IARA, यानी IARA से कहीं ज्यादा स्टीपर है, ये नीचे जा रहा है। और IARA ड्रॉप इन सेपरेटली एक्साइटेड, यानी सेपरेटली एक्साइटेड में सिर्फ IARA था तो ये काफी स्टीपर है उसके लिए। इन अदर वर्ड्स, the voltage regulation of this generator is worse than the voltage regulation of the same piece of equipment connected separately excited। तो वही बात करें कि इसमें वो अच्छी नहीं होंगी, वर्स होंगी वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल नहीं? तो ये आखिरी स्लाइड है, वोल्टेज कंट्रोल। ये वोल्टेज कंट्रोल हमारी बहुत आसानी है। आप जितने भी जनरेटर पढ़ेंगे तो इसमें वोल्टेज कंट्रोल में हमें कोई मसला ही नहीं होगा। वजह उसकी ये कि भाई देखो, टर्मिनल वोल्टेज को कंट्रोल करना है, उसका फॉर्मूला है सिंपल, EA माइनस IARA। ये रहा, मैं बल्कि यहां दिखा देता हूं, ये रहा। VT का फॉर्मूला होता है EA माइनस IARA। तो जाहिर है RA और IA इसको तो कंट्रोल हम कर नहीं सकते। आप कर सकते हैं RA को, मगर वो एक वेस्टफुल मेथड है, हम वो जान चुके हैं कि वो एफिशिएंट मेथड नहीं होता। तो रह गया EA।
और ये का अपना फॉर्मूला होता है के फाई ओमेगा, तो के तो कांस्टेंट है, रह गया फाई ओमेगा, तो फिर दो ही तरीके बच गए ना, फाई और ओमेगा। तो ये बिल्कुल वही चीज है जैसे सेपरेटली एक्साइट में किया था कि ओमेगा को चेंज कर लो, नहीं तो फाई को कैसे कर लो, फील्ड रेसिस्टर के थ्रू। फील्ड रेसिस्टर चेंज करेंगे, करंट बदलेगा, करंट बदलेगा, एमएमएफ बदलेगी, एमएमएफ बदलेगी, फाई बदलेगा। तो यानी कि ओमेगा और फील्ड रेसिस्टर, यही दो मेथड है। अब ये बात भी है कि स्पीड की लिमिटेशंस होती हैं, तो मेन हमारा ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो फील्ड रेसिस्टर के थ्रू ही इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल सेम है जैसे कि सेपरेटली एक्साइटेड की थी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये जनरेटर हमारा एंड होता है। न्यूमेरिकल इसके हम बाद में देखेंगे, दूसरा हमें स्टार्ट करना है, तो मैं जरा मीटिंग दोबारा शुरू कर रहा हूँ, टाइम है खत्म होने वाला है, तो आप जल्दी से दोबारा आ जाएं सारे के सारे, जल्दी से।